गाइस, मैं शिल्पा फिर से स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल लाइफ ऑन हब पे आप सभी का। आज हम बात करेंगे कंपल्सरी लाइसेंसिंग, लेकिन उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस आपको मिलती रहें। चलिए बात करते हैं कंपल्सरी लाइसेंसिंग। कंपल्सरी लाइसेंसिंग का सीधे सीधे शब्दों में ये अर्थ है कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में, दैट इज अ कंपल्सरी लाइसेंसिंग। अभी खोजों को प्रोत्साहन देने के लिए पेटेंट दिए जाते हैं। अभी पेटेंट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पेटेंटी को मोनोपोली राइट्स दिए जाएं। पेटेंट का मतलब ये भी है कि मोनोपोली राइट्स के साथ साथ जो पेटेंट दिया गया है नई खोज के लिए, वह नई खोज सभी लोगों तक अवेलेबल हो ऑन द लार्ज स्केल और ऑन कमर्शियल स्केल, जो कि मेन पर्पस है पेटेंट देने का बाय द कंट्रोलर और बाय द पेटेंट ऑफिस, चाहे टेक्नोलॉजी की फील्ड हो या फिर फार्मास्यूटिकल की फील्ड हो। कंपल्सरी लाइसेंस किसी भी फील्ड में दिया जा सकता है, स्पेशली अगर हम फार्मास्यूटिकल फील्ड की बात करेंगे क्योंकि फार्मास्यूटिकल फील्ड में रिक्वायरमेंट क्या है कि कोई भी ड्रग या फिर कोई नई मेडिसिन अगर मार्केट में अवेलेबल है तो उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि वो कम रेट पर अवेलेबल हो और जितनी क्वांटिटी उसकी चाहिए सफिशिएंट क्वांटिटी में वो अवेलेबल हो, दैट इज द रिक्वायरमेंट। अगर पेटेंट दिया जा रहा है फार्मास्यूटिकल के केस में भी कोई पेटेंट प्रॉपरली वर्क हो रहा है या नहीं, इसके लिए पेटेंटी को अपनी इन्वेंशन के लिए टाइम टू टाइम कंट्रोलर को इन्फॉर्म करना पड़ता है, जो कि आता है अंडर सेक्शन 146, रूल 131 और फॉर्म 27 में। क्यों? ताकि कंट्रोलर को पता रहे कि जिन जिन पेटेंटी को दिए गए हैं क्या वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए आता है प्रॉपर वर्किंग ऑफ पेटेंट्स, जो कि प्रॉपर रूल और सेक्शन के साथ दिया गया है। कंपल्सरी लाइसेंसिंग कब दिया जाना चाहिए और क्यों देना चाहिए? According to Section 84 and Rule 96 of Indian Patent Act 1970, कंपल्सरी लाइसेंसिंग के लिए कुछ प्रोविजंस हैं। सपोज पेटेंट ग्रांट होने के 3 साल के बाद कोई भी एनी इंटरेस्टेड पर्सन कैन फाइल फॉर द कंपल्सरी लाइसेंसिंग। अभी वो कैसे फाइल कर सकता है और क्यों कर सकता है? पेटेंट जब ग्रांट किया जाता है तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, अगर वो कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही हैं तो कोई भी एनी इंटरेस्टेड पर्सन कैन गो फॉर द फाइलिंग ऑफ कंपल्सरी लाइसेंसिंग। किस बेसिस पे? यदि तो पेटेंट अवेलेबल नहीं है एट अफोर्डेबल कॉस्ट, और दूसरा है कि यदि पेटेंट इज नॉट वर्किंग इन इंडियन टेरिटरी, और तीसरा है जो कि लोगों की रिक्वायरमेंट को फुलफिल ही नहीं कर पा रहा है, और रिक्वायरमेंट है कि यदि नेशनल इमरजेंसी के केस में अगर गवर्नमेंट उस पेटेंट को लेना चाहती है सो दैट ऑल आर कमिंग अंडर द कंपल्सरी लाइसेंसिंग। सो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स जिसके लिए कंपल्सरी लाइसेंसिंग दिया जाता है या कंपल्सरी लाइसेंस दिया जाता है। कंपल्सरी लाइसेंस की ग्रांट के लिए एप्लीकेशन दी जाती है फॉर्म 17 में। अब ऐसा नहीं है कि किसी एप्लीकेंट ने जाके कंट्रोलर के पास एप्लीकेशन फाइल कर दी कंपल्सरी लाइसेंसिंग के लिए तो उसे इजीली कंपल्सरी लाइसेंसिंग मिल जाएगा। नो, क्योंकि अभी का कंट्रोलर का क्या रोल है इसमें? कंट्रोलर अभी पहले दोनों पक्षों की बात सुनेगा कि व्हाई द नॉन वर्किंग ऑफ पेटेंट इज बीइंग डन, और दूसरा कि एप्लीकेंट कंपल्सरी लाइसेंसिंग के लिए अगर वर्क कर रहा है तो लाने के बाद वो क्या क्या उस पर वर्क करेगा। अभी कुछ रीजन ऐसे हो सकते हैं जो कि पेटेंटी देता है कंट्रोलर को कि क्यों उसका इन्वेंशन नॉन वर्किंग है इंडिया में। इसके कुछ रीजन ऐसा हो सकते हैं कि पेटेंटी ये कह सकता है कि उसे अपनी खोज को वर्क करने के लिए इंडिया में कुछ स्पेशल टूल्स की ज़रूरत है जो कि इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है। अभी जो टूल्स इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है तो उसे वो अपनी इन्वेंशन में कैसे यूज़ कर सकता है, क्योंकि उसे दूसरे टूल्स चाहिए जो कि सपोज अवेलेबल है यूके में, तो अभी उसे यूके से जब तक वो टूल्स नहीं मंगा लेगा तब तक वो अपनी इन्वेंशन को वर्किंग में नहीं ला सकता। दूसरा केस आता है लाइसेंसिंग ऑफ रिलेटेड पेटेंट्स। रिलेटेड पेटेंट्स क्या कहते हैं कि पेटेंटी अभी इस केस में ये कह सकता है कि उसे अपनी इन्वेंशन को इंडिया में वर्क करने के लिए उसके साथ ही या फिर रिलेटेड पेटेंट की जरूरत है, जो कि आता है अंडर सेक्शन 91 ऑफ इंडियन पेटेंट एक्ट। रिलेटेड पेटेंट को मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज पेटेंटी ने इन्वेंशन ली है एक सिरिंज पे, लेकिन क्या वो सिरिंज खाली सिरिंज किसी काम की है? वो सिरिंज खाली किसी भी काम की नहीं है। अभी पेटेंटी का क्या कहना है कि जब तक वो लिक्विड को फिल नहीं करेगा अपनी सिरिंज में तब तक वो उसे कैसे वर्किंग में लाएगा या फिर उसे कैसे यूज़ करेगा।
लेकिन अभी उसकी प्रॉब्लम ये है कि वो जिस लिक्विड को यूज करना चाहता है उस लिक्विड पे प्रोसेस पेटेंट है किसी दूसरी कंपनी का। तो ये भी केस हो सकता है कि नॉन वर्किंग ऑफ पेटेंट इन इंडियन पेटेंट एक्ट। तो अभी कंट्रोलर यदि इसका सोल्यूशन निकाल पाए तो ठीक है, यदि इसका सोल्यूशन नहीं निकल पाए तो कंपल्सरी लाइसेंसिंग के लिए जाना ही पड़ता है। यदि एप्लीकेंट के पास कोई एक अच्छा सॉल्यूशन है इसके लिए और अगर कंट्रोलर को लगता है कि हाँ वो सेटिस्फाइड है एप्लीकेंट की बात से और वो कंडीशंस फुलफिल कर रहा है। सबसे पहली कंडीशन है पेटेंट ग्रांट होने के 3 साल के बाद ही एप्लीकेंट ने कंपल्सरी लाइसेंसिंग के लिए अप्लाई किया है। दूसरा केस हो सकता है कि एप्लीकेंट की एबिलिटी देखी जाती है कि क्या उसकी कैपेसिटी है इन्वेंशन को वर्क करने के लिए इंडिया में। और तीसरा देखा जाता है कि क्या सभी प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं बिटवीन द 2 पार्टीज। कौन सी 2 पार्टीज? एक तो पेटेंटी और दूसरा एप्लीकेंट जिसने की कंपल्सरी लाइसेंसिंग के लिए अप्लाई किया है। अभी ये टर्म्स एंड कंडीशंस कैसे होंगी? बिना रॉयल्टी पे किए पेटेंटी अपनी इन्वेंशन को यूज तो करने देगा नहीं, तो उसके लिए एक प्रॉपर रॉयल्टी सेट की जाएगी किस किस के बीच में, बिटवीन द एप्लीकेंट एंड द पेटेंटी। और यदि ये रॉयल्टी दोनों एक एग्रीमेंट पे आ जाते हैं कि सपोज 6% रॉयल्टी है या फिर 8% रॉयल्टी या फिर 7% रॉयल्टी है, इफ बोथ द पार्टीज आर गेटिंग एग्री, तभी कंट्रोलर आगे प्रोसेस कर सकते हैं कंपल्सरी लाइसेंस को ग्रांट करने के लिए। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कंपल्सरी लाइसेंसिंग के। सबसे पहला कंपल्सरी लाइसेंस इंडिया में ग्रांट किया गया था इन 2012। ये दिया गया था नेटको फार्मा को फॉर द ड्रग नेक्सेवार। सोराफेनिप्टोसाइलेट जो कि लीवर और कैंसर के लिए एक बहुत ही यूजफुल ड्रग थी, लेकिन बेयर फार्मास्यूटिकल्स इस ड्रग को सेल कर रहा था 2.8 लाख रुपीस पर पेशेंट पर मंथ कोर्स। अभी क्योंकि इस पे था पेटेंट अवेलेबल, जैसे कि आप जानते हैं कि पेटेंट्स क्या होते हैं, मोनोपोली राइट्स देते हैं, तो बेयर ने इसका बखूबी इस्तेमाल किया और ड्रग को सेल करना स्टार्ट किया एट द कॉस्ट ऑफ 2.8 लाख रुपीस पर पेशेंट पर मंथ कोर्स। जैसा कि आप अब समझ ही सकते हैं कि which is not at all possible for the people to afford the drug। इतना कॉस्टली ड्रग तो अफोर्ड करना किसी के बस की बात ही नहीं है। लेकिन जब नेटको फार्मा के लिए कंपल्सरी लाइसेंसिंग के लिए अप्लाई किया तो उसने सभी कंडीशन दिया। उसने बोला कि एक तो वो प्रॉपर वर्किंग करेगा इस इन्वेंशन की और ड्रग को मार्केट में सेल करेगा इन ₹9,000 पर पेशेंट पर मंथ कोर्स। अभी जहाँ पे एक प्राइस का रिडक्शन आया फ्रॉम 2.8 लाख रुपीस टू 9,000 रुपीज, अभी तो ये अफोर्ड हो ही सकता है। अभी कंडीशंस फुलफिल कर दिए नेटको ने, कैसे कैसे कि उसने ड्रग का प्राइस कम कर दिया, जेनरिक वर्जन उसका लॉन्च कर दिया और उसने क्या कहा कि इंडियन टेरिटरी में तो ये वर्क कर रहा है ना। तो अभी यही तो रिक्वायरमेंट थी ना कंट्रोलर को कि अपनी कंपल्सरी लाइसेंसिंग अगर प्रोवाइड करना है तो ये 3 कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, जो कि कंप्लीटली फुलफिल कर रहा था नेटको। तो पहला कंपल्सरी लाइसेंसिंग इंडिया में दिया गया था इन 2012 टू नेटको फार्मा। अगला एग्जाम्पल है कंपल्सरी लाइसेंसिंग का इंडिया में बीडीआर फार्मास्यूटिकल्स वर्सेस डीएमएस। इन 2013 कंट्रोलर ने रिजेक्ट कर दिया बीडीआर फार्मास्यूटिकल्स की एप्लीकेशन फॉर कंपल्सरी लाइसेंसिंग फॉर द ड्रग्स प्राइसेल, जो कि बीएमएस एज अ पेटेंटेड वर्जन उसका उसने मार्केट में लॉन्च किया था। इवन द ड्रग का प्राइस भी बहुत ज़्यादा था, लेकिन तब भी कंट्रोलर ने उसका जेनरिक वर्जन लॉन्च नहीं करने दिया, उसका कंपल्सरी लाइसेंसिंग नहीं आने दिया मार्केट में, क्योंकि कंट्रोलर ने देखा कि एप्लीकेंट उस कंडीशंस को फुलफिल ही नहीं कर रहा है जो कि कंपल्सरी लाइसेंसिंग के लिए होती हैं। एक तो उसकी इन्वेंशन प्रॉपरली वर्क ही नहीं हो रही है पब्लिक इंटरेस्ट में, तो इसलिए कंपल्सरी लाइसेंसिंग देना तो पॉसिबल ही नहीं है। ना तो वो ड्रग का प्राइस कम कर पा रहा है और ना ही वो प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस में यूज़ कर पा रहा है, तो ये केस भी रिजेक्ट हो गया। अगला केस था ली फार्मा वर्सेस एस्ट्राजेनिका। इन जून 2015 ली फार्मा ने अप्लाई किया था कंपल्सरी लाइसेंसिंग किसके लिए, फॉर टाइप 2 डायबिटीज ड्रग ऑफ सेक्साग्लिप्टिन बाय द एस्ट्राजेनिका। एस्ट्राजेनिका ने सेक्साग्लिप्टिन जो कि टाइप 2 डायबिटीज ड्रग थी उसका पेटेंट लाके उसे मार्केट में सेल करना स्टार्ट किया। तो अभी जब 3 साल हो गए, दैट इज अ कंपल्सरी रिक्वायरमेंट कि 3 साल के बाद ही कोई एप्लीकेंट या फिर कोई इंटरेस्टेड पर्सन कंपल्सरी लाइसेंसिंग के लिए अप्लाई कर सकता है। तो ली फार्मा ने अप्लाई किया कंपल्सरी लाइसेंसिंग के लिए, लेकिन उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई क्योंकि कंट्रोलर ने ये देखा कि जो तीनों ग्राउंड्स होते हैं, एक तो ना तो वो ड्रग का प्राइस रिड्यूस कर पा रहा है ली फार्मा अगर उसका जेनरिक वर्जन भी लॉन्च कर रहा है, और जब ड्रग का प्राइस रिड्यूस ही नहीं हो रहा है तो वो कहाँ से अफोर्डेबल होगी पेशेंट्स को, और ना ही वो इंडियन टेरिटरी में प्रॉपरली वर्क करने के हालात में है। तो इसके लिए ली फार्मा की
एप्लीकेशन फॉर कंपल्सरी लाइसेंसिंग वाज आल्सो रिजेक्टेड। अभी ऐसा नहीं है कि कंपल्सरी लाइसेंसिंग यदि एक बार दे दिया गया तो वो हमेशा के लिए एप्लीकेबल रहेगा, नहीं। इसके लिए कुछ प्रोविजंस है। टर्मिनेशन ऑफ कंपल्सरी लाइसेंसिंग जो कि आता है अंडर सेक्शन 94 एंड रूल 102 ऑफ इंडियन पेटेंट एक्ट 1970। इसके अंतर्गत यदि पेटेंटी एप्लीकेशन फाइल करता है कि जिस पर्पस के लिए, जिन कंडीशंस के लिए कंपल्सरी लाइसेंसिंग प्रोवाइड किया गया था वो तो अब एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो इस केस में टर्मिनेट किया जा सकता है कंपल्सरी लाइसेंसिंग को। क्यों? क्योंकि इसके लिए अभी बोला जा सकता है कि जिन कंडीशंस के लिए एप्लीकेंट को कंपल्सरी लाइसेंस दिया गया था वो कंडीशंस एप्लीकेंट फुलफिल ही नहीं कर रहा है। और एक प्रोविजन आता है रेवोकेशन ऑफ पेटेंट फॉर नॉन वर्किंग। रेवोकेशन ऑफ पेटेंट जो कि आता है अंडर सेक्शन 85। इसके अंतर्गत क्या आता है कि यदि कंट्रोलर देखता है कि जो भी कंडीशंस दी गई थी, रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने के लिए एप्लीकेंट को दी गई थी, एप्लीकेंट तो वो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल ही नहीं कर रहा है, ना तो वो ड्रग को कम दाम में बेच रहा है, कम दाम में नहीं बेच रहा है तो हर कोई उसे अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, और ना ही वो इंडियन टेरिटरी में प्रॉपर वर्किंग कर पा रहा है उस लाइसेंस के लिए। तो इस केस में यदि पेटेंटी बोलता है कि हाँ मैं ड्रग की प्राइस को रिड्यूस कर पाऊंगा, तो उस केस में रिवोकेशन ऑफ पेटेंट के लिए प्रोविजन है जो कि आता है अंडर सेक्शन 85 ऑफ इंडियन पेटेंट एक्ट। इसके बाद आता है ग्रांट ऑफ कंपल्सरी लाइसेंस फॉर नेशनल इमरजेंसी जो कि आता है अंडर सेक्शन 92। इसके अंतर्गत अभी क्या है कि यदि कंट्रोलर को लगता है कि कोई नेशनल इमरजेंसी आई है, जैसे कि एड्स है, HIV है, TB है, या फिर कोई ऐसी एपिडेमिक अचानक से आ गई है जिसके लिए कंपल्सरी लाइसेंस देना ही चाहिए, यानी कि ड्रग कम दर में अवेलेबल हो, सभी के लिए अवेलेबल हो और इंडियन टेरिटरी में अवेलेबल हो, तो इसको ध्यान में रखते हुए इन नेशनल इमरजेंसी भी कंपल्सरी लाइसेंसिंग ग्रांट किया जा सकता है। फिर इसके बाद आता है कंपल्सरी लाइसेंस ग्रांट फॉर एक्सपोर्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो कि आता है अंडर सेक्शन 92A एंड सेक्शन 87। ये किस केस में एप्लीकेबल है? लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, क्योंकि उनके पास एक तो प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज नहीं होती हैं और इनसफिशिएंट फैसिलिटीज होती हैं, या फिर कैपेसिटी ही नहीं है उनके पास मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए ड्रग्स को, तो उस केस में भी कंपल्सरी लाइसेंस ग्रांट किया जा सकता है। अगर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज कहती हैं कि उनके पास प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है पेटेंटेड इन्वेंशन को यूज़ करने के लिए, क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे इतनी महंगी मेडिसिन को, तो इसके लिए नोटिफाई करना पड़ता है ट्रिप्स को। जैसा कि हमने डिस्कस किया था अपनी पुराने वीडियो में, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो कि स्पेसिफिकली IPR के रिलेटेड ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए है। तो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज अगर ट्रिप्स को ये मेंशन करती हैं कि उनको कितनी क्वांटिटी में मेडिसिन चाहिए या प्रोडक्ट चाहिए, तो वो नोटिफाई करके कंपल्सरी लाइसेंस उस केस में भी ग्रांट किया जा सकता है अंडर सेक्शन 92A एंड सेक्शन 87। तो ये तो हमने बात की कंपल्सरी लाइसेंसिंग इन इंडियन सिनेरियो, लेकिन ऐसा नहीं है कि कंपल्सरी लाइसेंस सिर्फ इंडिया में ही दिया गया है। US ने सबसे पहला कंपल्सरी लाइसेंस दिया था इन 2001 जो कि था फॉर ड्रग सिप्रोफ्लॉक्सासिन इन केस ऑफ एंथ्रेक्स अटैक। उसके बाद साउथ अफ्रीका ने भी एक कंपल्सरी लाइसेंस दिया था इन 2020। जैसे कि आप जानते ही होंगे कोविड-19 एक बड़ा पेंडेमिक घोषित किया गया था WHO के द्वारा, तो उसके लिए भी एक वैक्सीन, कोविड-19 की वैक्सीन के लिए कंपल्सरी लाइसेंस दिया था साउथ अफ्रीका ने इन 2020। सो दिस ऑल अबाउट कंपल्सरी लाइसेंसिंग। वी जस्ट डिस्कस्ड कंपल्सरी लाइसेंसिंग क्यों दिया जाना चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होनी चाहिए और किसे दिया जाना चाहिए। तो नाउ जस्ट वी हैव अ क्विक ओवरव्यू ऑफ वेरियस सेक्शंस ऑफ कंपल्सरी लाइसेंसिंग। सेक्शन 84 इज फॉर द ग्रांट ऑफ कंपल्सरी लाइसेंस, सेक्शन 85 इज फॉर द रिवोकेशन ऑफ पेटेंट इन केस ऑफ नॉन वर्किंग, सेक्शन 91 इज फॉर द लाइसेंस ऑफ रिलेटेड पेटेंट्स, सेक्शन 92A एंड section 87 is for compulsory licensing for export of pharmaceutical products, section 92 is compulsory licensing in case of national emergency, section 94 is for termination of compulsory licensing। तो ये सब हमने बात की है different sections of compulsory licensing, different examples of compulsory licensing in India and outside India। होप आपको मेरी ये वीडियो भी जरूर पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड जस्ट कीप on subscribing my channel for more videos। Thank you।